Hello everyone, welcome to my channel The Learnish. In this video, we will study about electricity, which is of class 10 science. I have divided the chapter into two parts and I have discussed them in two different videos. This one is the first part and here we will discuss about electric circuit, current, factors which regulate current through electric circuit, resistance and combination of resistances. So before starting the video, I would like to request that if you have not yet subscribed my channel, please subscribe it. Let's start. Electricity, it is a form of energy which is associated with the electric current. It flows from one place to another through wires. So electricity जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से वायर्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो सकती है. और इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, वो होते हैं चार्जेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होते हैं, जो एटम्स में प्रोटॉन की वजह से होते हैं, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं. सो बेसिकली द मूवमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Charges are quantized in nature. Quantized means the total charges on any object is a multiple of charge present in one electron. एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? That is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम. कूलॉम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज. जैसे कि डिस्टेंस का SI यूनिट होता है किलोमीटर, वैसे ही चार्ज का SI यूनिट है कूलॉम. और 1 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इट हैज 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Now, there is a formula by which we can find the total amount of charge, that is Q equals NE. Q is the total amount of charge present on any object and N is the total number of electrons. Here E represents the charge which is present on one electron. तो अगर एक मटेरियल में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस मटेरियल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जानने के बाद अब हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम चार्ज होता है. तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हमको उस मटेरियल में जितना भी चार्ज प्रेजेंट है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, वो हमें मिल जाएगा. नाउ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम. अगर कोई कंडक्टर है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकेंड, एक 1 यूनिट पर यूनिट टाइम, जो यूनिट टाइम होता है दैट इज 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड के अंदर उस पॉइंट से, उस कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला डेफिनेशन के ही अकॉर्डिंग है. I इक्वल्स Q अपॉन T. Q है हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज एंड T है हमारा पर यूनिट टाइम. सो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम I इक्वल्स Q अपॉन T. अगर इसी I इक्वल्स Q, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं जैसे कि I इज़ फॉर करंट, Q इज़ फॉर चार्ज, T इज़ फॉर टाइम, इनका अगर SI यूनिट लिखा जाए तो एक्सप्रेस होता है वो एम्पियर इक्वल्स कूलॉम अपॉन सेकेंड. एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है, कूलॉम है चार्ज का SI यूनिट, और सेकेंड है टाइम का SI यूनिट. तो ये हो गया फॉर्मूला. और अगर हम डेफिनेशन की बात, 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछा जाता है. इट कैन कम इन 1 मार्क क्वेश्चन, और if it comes in 2 mark then definition has to be given and formula also. तो 1 ampere, it is the electric current flowing through a conductor in when 1 coulomb of charge flows through a cross section of wire in 1 second. अगर 1 सेकेंड के अंदर उस एक वायर के पर्टिकुलर पॉइंट से 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लो करता है, तो हम तब ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर ऑफ करंट उस वायर के थ्रू फ्लो किया. ठीक है. सो दैट इज 1 कूलॉम ऑफ चार्ज शुड फ्लो थ्रू
that particular point of the wire in 1 second. Direction of current. डायरेक्शन ऑफ करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के, जैसे कि अगर बैटरी कनेक्ट की जाए तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन अब ये जो करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्यों गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। इट मीन्स current will always and always flow from positive terminal to negative terminal of the battery, and electrons will always flow from negative terminal to positive terminal of the battery. So this is the direction of current, which is always opposite to the flow of electron. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज़ अ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि एक यूनिट चार्ज को, मान लीजिए यहाँ ये इन्फिनिटी है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्क लगा, जो भी काम करना पड़ा, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए जो भी वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, एंड हियर the formula is given, electric potential is work done per unit charge। यानी कि पर एक चार्ज या फिर दो चार्ज या फिर तीन चार्ज जितना भी वर्क लगता है that has to be taken per unit charge। Now the same V equals W upon Q, W is for work and Q is for charge। The SI unit of electric potential is volt, which is denoted by capital V। So this part is clear to you now। जैसे कि एम्पियर करंट का जो SI यूनिट था उसकी डेफिनेशन थी, वैसे ही वोल्ट की भी डेफिनेशन है जो कि होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलॉम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो कितना वर्क डन होना चाहिए? 1 जूल ऑफ, अगर एक कूलॉम पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क लगता है, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट की है। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की। इससे पहले हम ये जान लें कि यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है दैट दिस फॉर्मूला इज फॉर वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल्स 1 जूल पर कूलॉम। पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये वो डिफरेंस है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो भी वर्क लगता है उस चार्ज को मूव करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा समझ आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इस पॉइंट से यहाँ तक लाने के लिए जो भी वर्क लगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जैसे कि पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक ला रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस में उसको इन्फिनिटी से नहीं लाना है, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाना है। बस उसी एक चार्ज को मूव करवाने के लिए जो भी वर्क लगता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड हेयर ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है वो भी सेम ही रहेगी, दैट इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आप पढ़ेंगे तो उसमें वोल्ट मीटर यूज़ होता है, और वोल्ट मीटर का काम ये है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। और कैसे कनेक्ट किया जाता है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसको हमेशा कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। पैरेलल और सीरीज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए होता है और उसको हमेशा पैरेलल
कॉम्बिनेशन में ही रखा जाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको भी मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं अमीटर, और वो हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। ओके, दिस इज the diagram or tabular form which represents the component of electric circuit। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? दैट इज अ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट components ऑफ द सर्किट इन अ वेल मैनर्ड फॉर्म। तो एक क्लोज सर्किट जो बनता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली फ्लो हो सकती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड दीज कॉम्पोनेंट शुड ऑल्सो बी अरेंज्ड इन अ गुड मैनर। देखिए यहाँ पर पहला है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2 वर्टिकल लाइंस। यहाँ पर जो लंबा वाला लाइन होता है दैट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड द स्मॉलर वन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। जो बैटरी है, बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो एक सेल के लिए जो हम सिंबल यूज कर रहे थे बैटरी में, क्योंकि कॉम्बिनेशन होते हैं तो हम 2 या फिर 3 सेल को एक साथ बनाकर उसको बैटरी की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लग की और स्विच ओपन स्विच है, यानी कि जैसे कि स्विच ऑफ है, ठीक है। ओपन मीन्स इसमें अगर स्विच ओपन हो जाएगा तो ये यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा। प्लग की और स्विच इज क्लोज्ड, यानी कि ऑन है स्विच, तो यहाँ पे करंट का फ्री फ्लो होगा। अब वायर ज्वाइंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एक वायर उसके ऊपर से मुड़ के चला गया। इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिनोटेड लाइक दिस। अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज डिनोटेड बाय दिस zigzag लाइन। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये फंक्शन है कि वो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है, कि कितना रेजिस्टेंस रहना चाहिए वायर में, वो कंट्रोल करता है। अमीटर, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि अमीटर यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो इनका सिंबल इसी तरह से है। अंदर सर्कल के अंदर ए लिखेंगे अमीटर के लिए और सर्कल के अंदर वी लिखेंगे वोल्ट मीटर के लिए, और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। ये है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स अभी आपने पढ़े उनका एक अरेंजमेंट है, और इनको अरेंज करने का भी एक फॉर्म होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैटरी है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है। यहाँ से कनेक्ट हुआ है अमीटर। अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है और इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। ओके, तो पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर साथ साथ में है, इसी तरह इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद ये जो है वायर, ये जो लाइन इस तरह से ये वायर्स दिख रहे हैं, दीज आर दी वायर्स। वायर को बस एक सिंपल लाइन से ही डिनोट करते हैं। उसके बाद ये R1, R2 और R3 इट इज अ रेजिस्टर, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं करंट के फ्लो में। रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट। ये है वोल्ट मीटर, जिसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप समझिए कि देखिए अमीटर जो है वायर के ही साथ सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, तो इसको कहते हैं सीरीज में लगाना। और वोल्ट मीटर जो है वायर के पैरेलल में लगाया गया है, तो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन वन थिंग, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए एंड नेगेटिव वन शुड बी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसके बाद वायर के थ्रू की कनेक्ट होगा and here the key is closed and free flow of current takes place। यहाँ पे आप देखिए कि करंट, ये देखिए ये है I is for current, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। So this is the basic
electric circuit diagram. Now coming to the Ohm's law. Ohm's law बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन और इसका जो ग्राफ है एज वेल एज द लॉ, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम आता है. कमिंग टू द लॉ, पहले हम लॉ की बात करेंगे पर इसको देखते हैं क्या है ये. Potential difference V across the ends of given metallic wire in a electric circuit is directly proportional to current flowing through it, provided temperature remains the same. तो ओम्स लॉ ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक मेटालिक वायर के में, तो वो जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी कि करंट अगर बढ़ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया, करंट अगर कम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा. तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, इस तरह से. ये हुई लॉ की बात. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो बढ़ रहा है और घट रहा है ये तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो. अगर टेम्परेचर वैरी कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर अगर वैरी कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसमें ये लॉ काम नहीं करेगा. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या है, छोटा सा एक डेरिवेशन है. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अब V अपॉन I इक्वल्स कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल बनाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया है क्या, R, एंड R इज द रेजिस्टेंस. तो इससे हमको एक फॉर्मूला मिलता है V इक्वल्स R I. V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, R इज द रेजिस्टेंस एंड I इज द इलेक्ट्रिक करंट. और इसी को हम मैनिपुलेट करके ये भी कर सकते हैं, R इक्वल्स VI. तो क्वेश्चन हमको जैसे मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं. R इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटालिक वायर. अब ये हर R जो है, रेजिस्टेंस जो है, हर मेटल के लिए अलग अलग होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए गोल्ड का है, जो भी गोल्ड का रेजिस्टेंस है वो गोल्ड के लिए फिक्स रहेगा. कॉपर का है तो कॉपर के लिए फिक्स रहेगा. गोल्ड और कॉपर का मैच नहीं करेगा, दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है. एंड रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, कि कितना वो चार्ज को फ्लो होने में रोक रहा है. अगर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसका मतलब कि वो चार्ज को फ्लो होने से ज़्यादा रोक रहा है. ओके, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. यहाँ पर आप देखिए कि ये VI ग्राफ जो ओम्स लॉ है उसको रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफिकल फॉर्म में. एक्स एक्सिस में है करंट और वाई एक्सिस में है पोटेंशियल डिफरेंस. एंड यू कैन सी द प्लॉट इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जाती है. अब हम 1 ओम की डेफिनेशन की बात करते हैं. 1 ओम है क्या? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 ampere of current flows through it when potential difference across the end is 1 volt. 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस हम एक कंडक्टर का तभी मानते हैं जब उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी 1 वोल्ट की हो. ठीक है, तो यहाँ पे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही 1 होना चाहिए, तभी उसको कहा जाएगा कि हाँ 1 ओम रेजिस्टेंस इस कंडक्टर में है. Now factors on which resistance of conductor depends. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस वैरी करता है? तो 3 फैक्टर्स ऐसे हैं. पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. इट मीन्स अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. सेकेंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखिए कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A. इट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. यानी कि अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है, कम हो जाता है, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. ठीक है, इन्हीं दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर दें
दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ये चीज़ हमको मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है तो अब इसको इक्वल बनाने के लिए एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या यूज होता है, इट इज रो। रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R equals rho L upon A. This formula is also very important and कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस फॉर्मूला से रिलेटेड भी। जो रो है दैट इज रेजिस्टिविटी और इसका भी SI यूनिट है ओम मीटर। थर्ड फैक्टर इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। और अगर जैसे इंसुलेटर है, जैसे कि नॉन मेटल्स हो गए, तो नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, यानी कि उसमें चार्जेस का फ्लो होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसमें रेजिस्टिविटी हाई है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, तभी चार्जेस फ्लो नहीं हो पा रहे हैं उस मटेरियल के थ्रू और करंट भी फ्लो नहीं हो पाएगा। और मेटल की बात करें तो मेटल्स में चार्जेस इजीली फ्लो कर पाते, रेजिस्टेंस कम होता है जिसकी वजह से चार्जेस इजीली फ्लो कर पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है इजीली। नाउ रेजिस्टिविटी है क्या, इट इज रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों ही यूनिट 1 यूनिट ली गई है। रो इक्वल्स RA अपॉन L। देखिए इस चैप्टर में कई सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे एंड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इन सब फॉर्मूला से रिलेटेड। सो रो इक्वल्स RA अपॉन L। अगर L को हम ले लेते हैं 1 मीटर, जैसा कि इस डेफिनेशन में है, रेजिस्टिविटी में है कि L 1 मीटर ले लिया और A जो है 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तब क्या होगा, रो इक्वल्स R इंटू 1 मीटर। और इसको फॉर्मूले में अगर प्लेस कर दें तो रो आता है R ओम मीटर, तो ऐसा यूनिट उसी से हम डिराइव कर लेते हैं ओम मीटर। नाउ कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। जो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है वो 2 तरह से है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर ये है कि इस डायग्राम में देखिए R1, R2 और R3 हैं रेजिस्टर्स जो कि एक लाइन से मतलब एंड टू एंड ज्वाइन किए गए हैं। जो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें रेजिस्टर्स एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए जाएं तो उनको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये एक ही लाइन में प्रेजेंट है। ओके, लेट R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट सेम करंट I flows through them. Then the potential difference across each resistors is given as। अब यहाँ पर ये जो पूरा डेरिवेशन है रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये जो डेरिवेशन है ये आता है एंड इसका जो फॉर्मूला है उससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको काफ़ी ध्यान से समझिएगा। इस सर्किट में देखिए कि बैटरी है, बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है I और ये जाएगा R1, R2 और R3 के थ्रू। यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होती है। R1 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है वो भी, जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर की है तो 5 एम्पियर की ही रहेगी, R2 के थ्रू भी 5 एम्पियर की ही रहेगी और R3 के थ्रू भी करंट 5 एम्पियर की ही रहेगी। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो चेंज हो जाता है। ओके, सो अब इसका डेरिवेशन हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर ये क्या माना गया है कि R1, R2 और R3 को सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर दिया गया है और करंट I उनके थ्रू फ्लो कर रहा है। तो अगर I फ्लो कर रहा है और वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है अलग अलग है, तो अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है। किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, जो हमने ओम्स लॉ में डिराइव किया था उससे। V1 इक्वल्स I R1। V1 है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 में है, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V1। R2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V2 एंड R3 में जो है दैट इज V3। सो V1 इक्वल्स I R1
V2 equals I R2 and V3 equals I R3. Since V equals V1, V2 and V3, यानी कि since V equals V1 plus V2 plus V3, यहाँ पर जो बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ था V, वो हर रजिस्टर्स में जाने के बाद डिवाइड हो जाता है V1, V2, V3 में। तो जो इन तीनों का सम होगा दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि है V। अब ये जो V1, V2, V3 हमने यहाँ पर निकाला था, इनको इनकी प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और उसके बाद हमको ये मिला। उसके बाद जो यहाँ पर I है, I क्योंकि तीनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया है। सो V इक्वल्स I और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। लेट RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कनेक्टेड अक्रॉस अ सर्किट। अब यहाँ पर हमने क्या लिया कि R1, R2 और R3 का जो भी सम टोटल है रेजिस्टेंस, उसी के इक्वल एक रेजिस्टर अगर लगा दिया जाए तो उसको कहेंगे हम RS, जिसकी वैल्यू इक्विवेलेंट हो उनके। ओके, तो उसको ले लिया है RS, मीन्स रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पर ये देखिए एक रेजिस्टर लगाया गया है जिसकी वैल्यू R1 प्लस R2 और R3 की है। देयरफॉर अब इसकी प्लेस में RS लगा दिया तो ये मिल जाएगा हमको V इक्वल्स I RS। Therefore, by equation 4th and 5th, this equation and this equation they combine and उससे हमको ये मिला I RS equals I। इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I कट जाएगा और ये फॉर्मूला हमको मिलेगा RS equals R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये पूरा डेरिवेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलली ज्वाइन किए गए हैं। तो A और B यहाँ से तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं। Two or more resistors are said to be connected in parallel if the same potential difference exists across the resistors। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि करंट सेम रहता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट डिवाइड हो जाएगा। लेट R1, R2, R3 are connected in parallel and current I is drawn from the cell of potential difference V. So cell is having potential difference V, current I is flowing and R1, R2, R3 they are connected in parallel. At A, current divides into three parts, I1, R2 and I3। तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, R1 के थ्रू जा रहा है I1 और R2 में जाएगा I2 और R3 में I3। I equals I1, दिस वन इज द इक्वेशन। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है ओम्स लॉ के, जो ओम्स लॉ में हमने फाइंड किया था फॉर्मूला, उसी से I equals V अपॉन R1, I2 equals V अपॉन R2 एंड I3 equals V अपॉन R3। तो ये तीनों इक्वेशन हमको मिल गए हैं। Now putting values of equation 2, 3 and 4 in second, third और fourth equation को अगर हम equation 1 में put करते हैं तो ये value मिलती है। अब क्योंकि इसमें V कॉमन है तो V को कॉमन ले लिया गया है और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन 3 ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर जैसे हमने सीरीज में किया था कि एक ऐसा रजिस्टर इक्विवेलेंट रजिस्टर लिया था जो कि इन तीनों R1, R2, R3 के इक्विवेलेंट हो, वैसे ही पैरेलल में भी हम एक ऐसा रजिस्टर ज्वाइन करेंगे जो कि इन तीनों के वैल्यू के बराबर हो। तो उससे हमको मिलता है I equals V 1 upon RP। So this is the formula which we derive 1 upon RP equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ये है जब 3 या फिर 4 रजिस्टर्स ऐसे ज्वाइन किए गए। अगर चौथा रजिस्टर भी ज्वाइन हुआ है तो इसके आगे हम 1 अपॉन R4 भी लगा सकते हैं। अगर सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंसेस हैं
तो क्या होगा 1/RP इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2, तो उससे हमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है RP इक्वल्स R1R2/R1 प्लस R2। तो ये दोनों ही फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। So this was all about the video. This was the first part, and I have given the link of the second part of the video in the description. Do check it out. Please like the video, share with your friends, and subscribe my channel, and comment also how you like the video. Thank you.